स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बीए पार्ट 3 के सेकंड प्रश्न पत्र में सेकंड जो पेपर है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा कर रहे थे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बात करी थी कश्मीर इशू पर। आज मैं बात करूंगी कारगिल कॉन्फ्लिक्ट पर। और भी कई चीज़ें हैं जो कि भारत और पाकिस्तान संबंधों में विवाद का कारण बनी रही हैं। अगर कुलदीप नैयर के शब्दों में देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान दूर के पड़ोसी हैं। पाकिस्तानी प्रेस भारत विरोधी प्रचार में हमेशा लगा रहता है और हमेशा भारत के विरोधी प्रचार करता रहता है। दोनों देशों के मध्य कई मुद्दों पर विवाद भी चलता रहता है। 19 अगस्त 1992 को भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय बातचीत के 6ठे दौर की वार्ता के अंत में दोनों देशों ने रासायनिक शास्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन मई 1992 में इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक राजेश मित्तल के अपहरण और उन्हें शारीरिक यातनाएं देने व निष्कासन की पाक कार्रवाई के बाद दोनों देशों में होने वाली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता स्थगित कर दी गई और 17 मई 1994 को पाकिस्तान ने बिना किसी न्याय संगत कारण के एक तरफा निर्णय लेकर मुंबई स्थित अपने कौंसलावास को बंद करने की घोषणा कर दी। इस तरह 26 दिसंबर 1994 को पाकिस्तान ने भारत से भी यही कहा कि वह अपना कराची स्थित कौंसलावास बंद कर दे। तो इस प्रकार दोनों देशों में हमेशा से ही विवाद चलता आ रहा है। और अगर हम ये देखें कि मई 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठिया बेचकर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर दिया। इन घुसपैठियों ने पूर्व निर्धारित योजना के तहत 9 मई को हमला करते हुए भारतीय सेना के आयुध भंडार को क्षतिग्रस्त कर दिया और क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर अपना अधिकार जमा दिया। भारतीय सेना ने 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग का संपर्क तोड़ने के इन घुसपैठियों के प्रयास को विफल कर दिया। तो भारतीय क्षेत्र से सेना समर्थित घुसपैठियों हटाने एवं नियंत्रण रेखा का सम्मान करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन को भी आश्वासन दिया कि वे भारतीय भूमि से पाकिस्तान सेना को बुला देंगे। तो जम्मू कश्मीर के कारगिल, द्रास, बाल्टिक व मशकोर क्षेत्रों से पाकिस्तान सेना व उसके द्वारा समर्थित घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा LOC के उस पार धकेलने में भारतीय सेना को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई और भारतीय सेना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तानी घुसपैठियों को झुकना पड़ा और 8 मई 1999 से प्रारंभ हुई भारतीय सेना की आक्रामक कार्यवाही को 11 जुलाई 1999 को रोक दिया गया था। तो पाकिस्तानी सेना की वापसी के पीछे पाकिस्तान पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा। एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया और देश को अधिशासी घोषित कर दिया। इस तरह से कई सारी घटनाएं हुई। कारगिल पर आक्रमण हुआ और IC-814 का अपहरण हुआ। 24 दिसंबर 1999 को 5 व्यक्ति इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर कंधार ले गए। सरकार 3 आतंकवादियों, जिनमें एक पाकिस्तान राष्ट्रिक भी था, के बदले में विमान यात्रियों, कर्मी दल और विमान की सुरक्षित वापसी में सफल हुई। ये अपहरण अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सबसे घिनौना उदाहरण है। ये योजना पाकिस्तान और उन कट्टरवादी समूहों की है
जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और ये उसके कमांड और नियंत्रण से बाहर है। और अपहरणकर्ताओं की पहचान करने के बाद पता चला कि ये सभी पाकिस्तानी हैं। अगली घटना हुई आगरा शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री वाजपेयी के निमंत्रण पर भारत पाक शिखर वार्ता के लिए परवेज मुशर्रफ 14 जुलाई 2001 को 3 दिवसीय यात्रा के लिए दिल्ली पहुँचे। आगरा में शिखर वार्ता को 16 जुलाई की रात 4 दिन पूरे होने के बाद तब झटका लगा जब उस घोषणा पत्र पर सहमति के बिना ही मुशर्रफ इस्लामाबाद रवाना हो गए, क्योंकि इस घोषणा पत्र में कश्मीर के मुख्य मुद्दे में शामिल करने के सवाल पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध उभर कर आया। अगला बिंदु है जिस पर विवाद हुआ था, संसद भवन परिसर में आतंकी हमला। 13 दिसंबर 2001 को हम सभी जानते हैं, संसद भवन परिसर में आतंकी हमले से भारत पाकिस्तान के संबंधों के बीच तनाव हुआ। हमले में पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तोयबा व जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने के प्रमाण मिलने के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाया और भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त विजय नाम्बिया को वापस बुलाने के अतिरिक्त दिल्ली व इस्लामाबाद स्थित पारस्परिक उच्चायोगों में 50% कटौती करने, दिल्ली लाहौर बस सेवा व समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बंद करने के निर्णय भारत सरकार ने लिए। अब इस तरह से पाकिस्तान और भारत में विवाद चलता रहा। अगली कार्यवाही हुई, सीमा पर शांत हुई गोलों की आग और वाजपेयी इस्लामाबाद में। फिर सीमा पर गोलाबारी शांत हुई और पाकिस्तान के संबंध सुधारने की दिशा में अपनी ओर से पहल करते हुए 22 अक्टूबर 2003 को भारत ने 12 सूत्री प्रस्तावों की घोषणा की। तो भारत हमेशा शांति वार्ता करना चाहता है, तो लोगों में मेलजोल बढ़ाना इन प्रस्तावों का सार था। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जमाली ने ईद के दिन से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा कर भारत से सकारात्मक जवाब देने की मंशा हुई। और जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भाग लिया और इस सार्क वार्ता में वाजपेयी और मुशर्रफ की मुलाकात के दौरान विदेश सचिव की वार्ता के आयोजन का भी फैसला लिया। तो 2004 18 फरवरी को इस्लामाबाद में 3 दिवसीय विदेश सचिव वार्ता हुई। इसमें शांति पहल के लिए बुनियादी रूपरेखा तैयार की गई थी और इस शांति पहल में बुनियादी रेखा के कई बिंदु थे, जैसे कि मैं कुछ 5 बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। पहला, वार्ता के बाद जारी बयान में कश्मीर सहित 8 मुद्दों के लिए समाधान के लिए रोड मैप तैयार किया गया। दूसरा, एक 5 सूत्रीय एजेंडे की घोषणा की गई। तीसरा, इस वार्ता से पूर्व 2004 में परमाणु विश्वास बहाली के उपायों पर विशेषज्ञ स्तरों की वार्ता हुई। चौथा, पाकिस्तानी रेंजर के महानिदेशक और सीमा सुरक्षा के बल के महानिदेशक के मध्य सीमा प्रबंधन और घुसपैठ और तस्करी रोकने पर वार्ता हुई। पांचवा, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा अगस्त 2004 में मुलाकात करके इस दिशा में समग्र प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इस तरह दोनों देशों में कारगिल संघर्ष के समय तनाव हुआ और उसके बाद वार्ताएं हुई। अब क्या क्या और भारत पाकिस्तान संबंधों में हुआ, इसकी चर्चा हम अगले अपने वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।